हेलो एवरीवन, आज डेट है 29 जनवरी और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड होगा। उसमें उसकी वर्चुअल मीटिंग चल रही है और उसमें चाइना के प्रेसिडेंट ने क्या स्टेटमेंट दिया है उन सबको हम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो हमारा आर्टिकल है वो बिग टेक से रिलेटेड होगा। बिग टेक मतलब जो बड़ी कंपनियां जैसे फेसबुक, गूगल, इनके जो भी लॉज हैं वो कैसे इनके कंज्यूमर्स को हर्ट करते हैं उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो कोविड-19 से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं उनको हम देखेंगे। देखो, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस में वर्चुअल मीटिंग चल रही है और उसमें चाइना ने पार्टिसिपेट किया। चाइना के बारे में यहाँ पर कुछ लाइन बोली गई है कि चाइना को ग्लोबल लीडरशिप को शो करना चाहिए। इसके अलावा चाइना को जो एरोगेंट सुपर पावर्स होती हैं उनके पाथ पर नहीं जाना चाहिए। जिस तरीके से 2021 में चाइना के प्रेसिडेंट मिस्टर सी जिनपिंग ने ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो दावोस में वर्चुअल मीटिंग चल रही है उसमें पार्टिसिपेट किया, सेम इसी तरीके से 2017 में सी जिनपिंग जो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी बन गए थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को दावोस में अटेंड किया था। और देखो, यहाँ पर ये दावोस में जो मीटिंग होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसको आप ग्लोबल कैपिटलिज्म का पर्यायवाची एक तरीके से मान सकते हो। जब 2017 में मिस्टर सी जिनपिंग यहाँ पर उपस्थित हुए थे तो उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा डिफेंस किया था, मतलब वैश्वीकरण की बहुत अच्छे से बात की थी। उसी समय क्या हो रहा था, जब 2017 में वो अपना स्पीच दे रहे थे, सेम उसी समय यूएस के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नियुक्त हुए थे और उनके बारे में हमें पता है कि वो ग्लोबलाइजेशन को बिल्कुल भी सपोर्ट उन्होंने नहीं किया। यहां तक कि वो तो ये बोलते थे कि मेक्सिको की साइड से हम हमारे देश के और मेक्सिको की बाउंड्री के बीच में एक बड़ी सी वॉल बना देंगे ताकि बाहर के लोग हमारे देश में एंट्री नहीं कर सके। दूसरा, उस समय क्या हो रहा था, जो यूके है वो यूरोपियन यूनियन से निकलने के लिए ब्रेग्जिट वोट वहां पर हो चुका था, मतलब ये भी वैश्वीकरण के खिलाफ बात हो रही थी। तो दोनों ही मुद्दे एकदम खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने ग्लोबलाइजेशन की बात की थी। सेम इसी तरीके से 25 जनवरी को मिस्टर सी जिनपिंग दोबारा से दावोस प्लेटफॉर्म पर लौटे, लेकिन इस बार वर्चुअली मीटिंग है, इसलिए उन्होंने अपने यहाँ पर जो स्पीच दिया उसमें वो ही सिमिलर थीम्स उन्होंने रिपीट की जो उन्होंने 4 साल पहले बोली थी। उन्होंने क्या क्या बोला, उन्होंने ग्लोबल यूनिटी के लिए लोगों को बोला, इसके अलावा क्लोजर कोऑर्डिनेशन ऑन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए बोला और ये बोला कि ज्यादातर जो समानता पूर्वक जो ग्रोथ है वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा देखो, उन्होंने 2 मैसेज की और बात की। ऐसा क्लियर नहीं बोला गया है, लेकिन हो सकता है कि पिछले 4 साल से यूएस और चाइना के बीच में जो टेक्नोलॉजी वॉर चल रहा है उसी को लेकर के उन्होंने ये बात बोली हो। उन्होंने बोला, मिस्टर सी जिनपिंग ने ये बात बोली कि हर देश अपने आप में यूनिक है, हर देश की अपनी हिस्ट्री है, कल्चर है और सोशल सिस्टम है। कोई भी देश दूसरे देश के ऊपर सुपीरियर नहीं है। ठीक है। आगे उन्होंने बोला कि देखो, डिफरेंशिएट, आपके विचारों में भिन्नता है, ये कोई भी परेशानी क्रिएट नहीं करता है, लेकिन जब आप एरोगेंट हो जाते हो, प्रिजुडिस होते हो या फिर हेटर्ड में कोई काम करते हो, तो ये सारी चीजें, जब डिफरेंस क्रिएट होता है इन सारी चीजों की वजह से, तो परेशानियां क्रिएट होने लगती हैं। तो जिस तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि हम एक देश दूसरे देश के ऊपर अपनी हिस्ट्री, कल्चर और सोशल सिस्टम को दूसरे के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश किया जा रहा है, इस तरीके से तो जो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसमें एक पदानुक्रम, हायरार्की क्रिएट हो जाएगा। ये सारे विचार है चाइना के प्रेसिडेंट मिस्टर सी जिनपिंग की। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात बोली कि देखो, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने पर हमें ध्यान ज्यादा नहीं देना चाहिए, मतलब पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड लगभग एक ही ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और वहीं पर इकट्ठे होकर के सभी लोग अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियर करें। इसके अलावा उन्होंने बोला कि किसी भी तरीके का कोल्ड वॉर स्टार्ट नहीं होना चाहिए। सभी देशों को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो दूसरे देशों को परेशान ना करे, दूसरे देशों के ऊपर विलफुली जानबूझकर कोई भी ज्यादा ऋण ना लगाएं, कोई भी ज्यादा टैरिफ ना लगाएं, जो सप्लाई है उसको बाधित ना करें, सैंक्शंस ना लगाएं। और इसके अलावा जो मतलब
जो शत्रुता पैदा करने के बहुत सारे मिसगाइडेड जो अप्रोच है, जिसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कोल्ड वॉर एक तरीका है, हॉट वॉर एक तरीका है, ट्रेड वॉर है, टेक वॉर है। ये किसके तरीके हैं? मिसगाइडेड अप्रोच के, एंटागोनिज्म बढ़ाने के। इन चीजों से देखो, मिस्टर सी जिनपिंग ये बोलते हैं कि इन चीजों से किसी भी देश का भला नहीं होने वाला है। सभी देशों के जो इंटरेस्ट हैं वो इससे हर्ट होते हैं। अब आगे इसमें यह बोला गया है कि देखो, जब मिस्टर सी जिनपिंग 4 साल पहले दावोस में स्पीच दे रहे थे और जब वो ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे, तो बहुत सारे ऑडियंस उनसे इन्फ्लुएंस हुए थे और उन्होंने काफी इसका अप्रिशिएशन भी किया था। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है, क्योंकि चाइना जो है वो यहाँ पर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अलग बात कर रहा है। लेकिन जब अगर उनके पड़ोसी देशों की बात करें, चाइना के पड़ोसी देशों की बात करें, तो चाइना के जो पड़ोसी देश हैं वो इससे सबसे ज्यादा जेरिंग होंगे, मतलब झंझनाट खा जाएंगे, दुखी हो जाएंगे कि आप बोलते कुछ हो और करते कुछ हो। चाइना तो ये भी बोल रहा है कि हर देश को इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रूल्स को मानना चाहिए और उनके ऊपर स्टे रहना चाहिए, मतलब कमिटेड रहना चाहिए जो भी इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रूल्स हैं उनके ऊपर। देखो, जब चाइना ये स्पीच देने वाला था, उससे लगभग 16 घंटे, मतलब एक दिन पहले की बात है, जब इंडिया और चाइना के मिलिट्री कमांडर्स लगभग 16 घंटे तक टॉक्स करते रहे और इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी रिजल्ट नहीं निकल करके नहीं आया। सेम इसी तरीके की अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रेगुलर चलते आ रहे हैं। कब से? कई महीनों से चलते आ रहे हैं। पिछली मई से जब चाइना ने अपना मिलिट्री मोबिलाइजेशन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में लास्ट में से जब बढ़ा दिया था, उसके बाद में दोनों ओर के जो कमांडर्स हैं उनके बीच में रेगुलर मीटिंग चल रही है, लेकिन कोई भी रिजल्ट निकल करके नहीं आ रहा है। अब अकेला सिर्फ इंडिया नहीं है जो चाइना से परेशान है। इंडिया के अलावा चाइना के और भी जो पड़ोसी देश हैं वो भी इस ग्लोबल पेंडेमिक के समय में चाइनीज मिलिट्री का जो पोस्चर है उससे बहुत ज्यादा परेशान है। 23 जनवरी की बात है, चाइना के कुछ बॉम्बर्स और 4 फाइटर्स ताइवान देश है उसके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस जाते हैं और एक तरीके से देखो, ताइवान की राजधानी है ताइपे, तो उसके लिए एक ये लेटेस्ट वार्निंग है। तो देखो, इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो सी जिनपिंग ने जो स्टेटमेंट दिया है उसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग से, मतलब कुछ लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है, कुछ लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये जो सी जिनपिंग ने बोला है ये तो सभी देशों के ऊपर एप्लीकेबल है, जो बड़ी बड़ी मिलिट्री पावर्स हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है और चाइना भी उन बिग मिलिटराइज्ड पावर्स में एक है। तो चाइना को अपने, मतलब कहने के दांत अलग, खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर चाइना ऐसा सोचता है कि इंटरनेशनल रूल्स एंड इंटरनेशनल लॉज को सभी कमिटेड रहें और सभी उनको अच्छे से फॉलो करें, तो सबसे पहले चाइना को ये बात खुद के ऊपर लागू करनी चाहिए। ये हमारा डिस्कशन था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चाइना का जो स्टेटमेंट रहा उससे रिलेटेड। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो बिग टेक से रिलेटेड है। देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है? बिग टेक जैसे मतलब फेसबुक और या फिर गूगल, वो पूरे वर्ल्ड में अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। मतलब अपने जो भी उनके कंज्यूमर्स हैं उनको पहले अपने अधीन करती है और फिर ऐसे लॉ लेकर के आती है कि उनकी प्राइवेसी जो डाटा है उनको यूज किया जा सके खुद के पर्सनल रेवेन्यू क्रिएट करने के लिए। इस मुद्दे को सेम इसी तरीके से कंपेयर किया जा रहा है जैसे यूएस में जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उन्होंने भी इसी तरीके का काम किया था और तब उनके ऊपर एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन कोशिश की गई थी यूएस के द्वारा। अब ये जो बिग टेक फर्म्स हैं जिनको इंटरनेट फर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, उनके ऊपर भी सेम इसी तरीके का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है यूरोपियन यूनियन में और यूएस में। अब हम देखेंगे कि देखो, ये तो हमने टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात की जो यूएस में उनके ऊपर एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन चला था, और ये है इंटरनेट फर्म्स। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। देखो, जो इंटरनेट फर्म्स क्या होती हैं, जैसे गूगल, फेसबुक, उन्होंने उनके वो जो भी डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अपने कंज्यूमर्स को, वो नॉन राइवल होता है।
नॉन राइवल का मतलब क्या होता है, मतलब अगर फेसबुक ने एक इंफॉर्मेशन अपने एक कंज्यूमर को दी तो ऐसा नहीं है कि वो अपने दूसरे कंज्यूमर को कुछ अलग इंफॉर्मेशन देगी। सेम न्यूज के ऊपर सेम इंफॉर्मेशन सभी लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है। लेकिन जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो क्या करती हैं, वो उनका नेचर होता है, जो इंटरनेट फर्म्स हैं उनका नेचर होता है नॉन राइवल, मतलब सभी को सेम न्यूज। और जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो है राइवल इन नेचर। मतलब जैसे आप टेलीकॉम से, मतलब जैसे आप सिम यूज करते हो, जैसे वोडाफोन की आपने सिम यूज की, तो वोडाफोन से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, जो भी कंडीशंस है, वो आपको फॉलो करनी होगी। और उससे रिलेटेड जो न्यूज है, आप उसका जब डाटा यूज कर रहे हो, उसके सिग्नल्स को यूज कर रहे हो, उसकी सिम यूज कर रहे हो, तो सिर्फ उसी का जो भी प्रॉफिट है, जो भी सुविधाएं हैं, वो ही आपको प्रोवाइड होंगी। दूसरी क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, देखो जो टेलीकॉम सर्विसेज होती है उनके ऊपर जुरिडिक्शन बाउंड्रीज होती हैं, जैसे मतलब ऑफ रेगुलेटर्स की कुछ बाउंड्रीज होती हैं। मतलब कोई भी टेलीकॉम सर्विसेज है, मान लो हमारे इंडिया में टेलीकॉम सर्विसेज कुछ काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ रूल्स डिसाइड किए गए हैं और इन रूल्स को उनको मानना होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंटरनेट फर्म्स की, जैसे गूगल, फेसबुक, वो क्या करते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली ऑपरेट होते हैं। तो उनके ऊपर कोई भी, जहां पर इंटरनेट यूज किया जाता है वहां पर उनको यूज किया जा सकता है। उनके ऊपर कोई ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं होता है। नॉर्मल इंटरनेशनल लॉज होते हैं जिनको उनको फॉलो करना होता है, और अलग अलग देशों के कुछ अलग अलग रेगुलेशंस होते हैं, उनको फुलफिल करना होता है। तो ज्यादा इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती है। तीसरा क्या डिफरेंशिएट होता है, देखो तीसरा डिफरेंशिएट होता है कि ये जो भी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, कौन, जो इंटरनेट फर्म्स है, वो नॉन एक्सक्लूडेबल होती है, ठीक है। और जो जो टेलीकॉम इंडस्ट्री जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं वो एक्सक्लूडेबल होती है। एक्सक्लूडेबल मतलब होता है कि कोई चीज, कोई सुविधाएं, मतलब आपने एयरटेल की सिम यूज की, अब एयरटेल जो कंपनी अपनी सुविधाएं अपने कंज्यूमर्स को देती है वो ही सुविधाएं आप यूज कर सकोगे, आप जियो की सुविधाएं यूज नहीं कर सकोगे। मतलब एक्सक्लूडेबल, कुछ सुविधाओं से आपको बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जो इंटरनेट फर्म्स होती हैं उनकी सुविधाएं नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं, मतलब जो सुविधाएं एक को मिल रही हैं वो सभी को मिल रही हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो ये जो इंटरनेट फर्म्स हैं इनके द्वारा कोई भी सर्च इंजन का आप यूज कर रहे हो, नेविगेशन के लिए यूज कर रहे हो, सोशल कनेक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हो, तो ये कोई भी आपसे चार्ज नहीं लेती है। और इस तरीके से इनकी जो सर्विस है वो नॉन एक्सक्लूडेबल है। अब ये जो नॉन एक्सक्लूडेबल जो सर्विस होती है, जैसे मतलब आप किसी रोड का यूज कर रहे हो, अब रोड के ऊपर आपको पैदल चलना है, साइकिल से चलना है, गाड़ी से चलना है, आपको कोई नहीं हटा सकता। मतलब नॉन एक्सक्लूडेबल जो सर्विस होती है वो आपको यूज करता है, वो आपको प्रदान करता है गवर्नमेंट। तो एक तरीके से गवर्नमेंट आपको प्रदान कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट जो है सेम इसी तरीके से जो इंटरनेट फर्म्स हैं वो भी आपको नॉन एक्सक्लूडेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, और इसके लिए वो आपसे कोई चार्ज भी नहीं कर रही है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। अब प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम देखो ये है, गवर्नमेंट हमें नॉन एक्सक्लूडेबल सर्विस प्रोवाइड करवाती है, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो हमसे टैक्स लेती है, और भी बहुत सारे तरीके की टैक्स पेयर्स मनी का यूज कर लेती है, अनेक तरीके का रेवेन्यू कलेक्ट करके गवर्नमेंट वो नॉन एक्सक्लूडेबल सर्विस सबको प्रोवाइड करवाती है। लेकिन एक तरीके से ये जो बिग टेक जो कंपनी है, जो इंटरनेट फर्म्स हैं, ये क्या करती हैं, ये तो हमसे कोई पैसा ही नहीं लेती, फिर ये कैसे ही अपना जो रेवेन्यू है वो कैसे क्रिएट करती है। देखो ये जो कंपनी है वो सबसे पहले क्या करेंगी, या तो अपने जो भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर, मतलब पैसा कहां से आएगा, पैसा भी तो होना चाहिए ना, फ्री में सब कुछ चीजें प्रोवाइड करवाने के लिए। ये कंपनी क्या करती है, सबसे पहले या तो अपने प्लेटफॉर्म पर एड्स दे देंगी, पर्सनलाइज जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनको, उनसे अपना रेवेन्यू क्रिएट करती हैं, या फिर जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनको मोनेटाइजेशन पर्पज के लिए सेल कर देती है। ये जो
इंटरनेट फर्म्स हैं जैसे फेसबुक, गूगल, ये अपने कुछ मतलब कंज्यूमर्स हैं उसका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट करती हैं ताकि अपनी मोनोपोली को बाद में क्रिएट कर सकें और जो भी एंटी कम्पिटिटिव बिहेवियर को ज़्यादा बढ़ाती है। मतलब जैसे फेसबुक आगे बढ़ता जा रहा है और जब फेसबुक का लगता है कि कोई भी मतलब मैसेजिंग ऐप के रूप में, मैसेंजर ऐप के रूप में कोई और ऐप डेवलप हो रहा है तो वो उसको अपने अधिग्रहण कर लेती है। जैसे सेम तरीके से उन्होंने अपनाया व्हाट्सएप को और सेम तरीके से उन्होंने किया इंस्टाग्राम को। अब देखो ये प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि नॉन एक्सक्लूडेबल जो सर्विस है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, गवर्नमेंट यूज कर लेती है टैक्स की मनी को, और ये जो कंपनीज हैं ये हमसे कोई टैक्स नहीं लेती, तो या तो ये पर्सनलाइज्ड डाटा को यूज कर लेंगी या फिर जो आपके पर्सनल डाटा है उनको सेल कर देंगी। एक ये क्या कर लेती है, अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेती है और मोनोपोली क्रिएट करके उन लोगों को अपने अधीन कर लेती है। अब ये देखो इंटरनेट जो फर्म्स हैं जैसे फेसबुक, गूगल, हम इसके इतने अधीन हो चुके हैं कि ये अपने जो हमारा जीवन है ना उनसे हम दूर ही नहीं कर सकते। गूगल मैप्स का हम इतना यूज करते हैं, कहीं भी इधर उधर आना जाना हो हम गूगल मैप्स को यूज करते हैं। गूगल सर्चेस तो जैसे एक जीवन बन गया है, कुछ भी आपको सर्च करना है फटाफट हम जाकर के कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज के लिए उसको यूज करते हैं। गूगल स्कॉलर एक नेसेसरी टूल है अकेडेमिशियंस के लिए, ताकि वो कोई रेलेवेंट जो भी एक्सप्लोर रिसर्च से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको एक्सप्लोर कर सके। अब देखो ऐसा नहीं है कि ये इंटरनेट जो फर्म्स हैं उनके सिर्फ नेगेटिव हैं कि वो हमारी पर्सनल डाटा शेयर कर देंगे या फिर वो हमारे ऊपर मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं इनकी। ये जो इंटरनेट फर्म्स हैं इनके कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं। क्या पॉजिटिव चीजें हैं? ट्रांसपोर्ट के लिए वर्तमान समय में गूगल मैप एप्लीकेशन का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। मतलब किसी भी ट्रांसपोर्ट कंपनी को अपना लॉजिस्टिक एक स्थान से दूसरे जगह पर भेजने के लिए बहुत ज्यादा इसका यूज कर रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है, अभी सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं उन्होंने ये बात बोला है कि कोविड-19 पेंडेमिक से हम अच्छे से रिकवर कर सकें, इसके लिए जो भी हमारी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका टाइमली इंफॉर्मेशन और उसकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि कोविड-19 से पेंडेमिक से हम अच्छे से लड़ सकें। तो देखो ऐसा तो है नहीं कि हम ये जो इंटरनेट जो फर्म्स हैं ये सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट डालती है हमारी लाइफ में, पॉजिटिव इफेक्ट भी डालती हैं। अब कैसा क्या किया जाए कि जो हमारी पॉलिसी मेकर्स हैं वो इनकी मोनोपोली पावर को मतलब कम कर सके और इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको यूज कर सकें, उनके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकें। एक तो ये हो सकता है कि हम इनकी जगह दूसरे ऐप यूज कर लें। अब दूसरे ऐप यूज कर लें जैसे व्हाट्सएप को हम बंद कर दें और उसकी जगह सिग्नल ऐप और टेलीग्राम ऐप काफी डेवलप हो रहा है उनको हम यूज करने लग जाएं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जिनसे आपको कनेक्टिविटी करनी है, मान लो आप टेलीग्राम यूज करने लगे, आप सिग्नल ऐप यूज करने लगे, लेकिन जो आपसे जिनको आपको कनेक्टिविटी करना है, जिनसे आपको मैसेजिंग करनी है, चैट करनी है, जरूरी थोड़ा है कि वो भी उसी तरीके का ऐप यूज कर रहे हो। मतलब व्हाट्सएप का काफी अच्छे कंज्यूमर्स बन गए हैं, व्हाट्सएप का जो बेसिक लेवल है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग बन गया है, बहुत सारे इसके कंज्यूमर्स हैं जो इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। तो हम अल्टरनेट भी इतनी जल्दी यूज नहीं कर सकते। दूसरा क्या नहीं कर सकते, इन सर्विसेज के ऊपर हम अच्छे से, ऐसा भी नहीं है कि इनको बंद कर देंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इनके ऊपर अच्छे से डिपेंडेंट हो गए हैं। अब पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? देखो बंद तो नहीं कर सकते, ये तो क्लियर हो गया है कि ऐसा तो नहीं है कि हम हमारे देश में इसको बैन कर दें कि व्हाट्सएप, फेसबुक इनको बंद कर दो, गूगल सर्च इंजन को बंद कर दो और खुद का सर्च इंजन क्रिएट कर लो। वो तो सेम प्रॉब्लम वहां भी क्रिएट होगी। जब हमारा खुद के देश का होगा तो वो भी रेवेन्यू क्रिएट करने के लिए कुछ तो ऐसा करेंगे कि उसको वो अपने या तो पर्सनल डाटा शेयर करेंगे या हम खुद के ऐप के ऊपर, खुद के प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई एडवर्टाइजमेंट का यूज करेंगे। तो पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? पहला जो पॉसिबल सॉल्यूशन है, ट्रेडिशनल व्यू ये है कि गवर्नमेंट इनको सब्सिडाइज करे, मतलब गवर्नमेंट इनके लिए पैसा क्रिएट करे ताकि ये इस तरीके से ना करें कि आपके जो पर्सनल डाटा है उनको हम बाहर भेज देंगे। दूसरा यूज किया जा सकता है कि जो नॉन पर्सनल डाटा है ना उनको गवर्नमेंट इस चीज का एक्सेंट प्रोवाइड करे। गवर्नमेंट इस तरीके से इनको, इंटरनेट जो फर्म्स हैं उनको
अनुमति प्रदान करे कि आप नॉन पर्सनल डाटा को शेयर कर सकते हो। लेकिन ये डिसाइड कैसे होगा, कौन सी एक्सपर्ट कमेटी ये डिसाइड करेगी कि नॉन पर्सनल डाटा क्या है, कौन से डाटा को आप ये बोल सकते हो कि नॉन पर्सनल डाटा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी एक पॉइंट आउट निकाला है कि मीडिया जो लेजिस्लेशन है वो क्या कर सकता है, गूगल और फेसबुक मीडिया लेजिस्लेशन के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं ताकि जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है वो फेयर पेमेंट करें फॉर यूजिंग देयर कंटेंट इन फेसबुक न्यूज फीड एंड गूगल सर्च। मतलब इनके जो न्यूज है उनको यूज करे न्यूज ऑर्गेनाइजेशन और इनको फेयर पेमेंट करे। इसके अलावा देखो, ये जो इंटरनेट जो फर्म्स हैं इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये जो छोटी जो फर्म्स है ना उनको क्रिएट ही नहीं होने देंगी। और इनका जो एक्सपेंशन है वो भी कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए, नहीं तो ये अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट को, मतलब इनका एक्सपेंशन भी हो और ये अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट को भी हर्ट ना करें। और इसके अलावा जो स्मॉलर कंपीटिटिंग फार्म्स हैं उनके लिए भी ऐसे लॉ बनाए जाएं कि उनको भी ये हर्ट ना करे। मतलब ऐसा नहीं है कि खुद की ही मोनोपोली क्रिएट करती जाए और दूसरा अपना अल्टरनेट खड़े ही ना होने दे। नेक्स्ट इसमें क्या पॉसिबल सॉल्यूशन बताया गया है कि हम पब्लिक की जो वॉइस है उसका भी पावर का यूज कर सकते हैं इन इंटरनेट फर्म्स के लिए। जैसे 2015 में जो फेसबुक ने एक फ्री बेसिक्स प्रोग्राम चलाया था इंडिया में कि फ्री बेसिक्स प्रोग्राम इंडिया में इंट्रोड्यूस करेगा फेसबुक, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया कि जो नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल है उसका कोई भी वायलेशन नहीं होना चाहिए। और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इतने मिलियन मेल गए कि ये जो नेट न्यूट्रलिटी जो प्रिंसिपल है उसका वायलेशन है। और इस तरीके से नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल का कोई भी वायलेशन को रोकने के लिए ये फ्री बेसिक्स प्रोग्राम चला रहा था और इसके लिए बहुत सारे मेल्स गए ट्राई को और बाद में इसको बंद करना पड़ा। फ्री बेसिक्स प्रोग्राम क्या है कि आप फेसबुक के जो नॉर्मल कुछ फीचर्स हैं उनको आप बिना नेट के भी यूज कर सकते थे, मतलब आपको नेट की जरूरत नहीं होने वाली थी। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, वर्तमान में क्या हुआ कि जो व्हाट्सएप है उसने भी बोला कि जो आपके पर्सनल डाटा है उनको शेयर किए जाएंगे अपनी जो पेरेंट फर्म है फेसबुक उसके साथ में, लेकिन बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। अब व्हाट्सएप ने मना कर दिया है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जाएगा। देखो, जो गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स उनको इन डिलेमा से फेस करना होगा, उनको इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है उसको निकालना होगा। नेक्स्ट इस आर्टिकल में बताया गया है कि एनरॉन स्कैंडल से भी हमें लेसन लेने की जरूरत है। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तो यूएस में बहुत सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काफी क्राइसिस हो गए थे। तो इन फर्म्स ने क्या किया था कि उन्होंने मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश की थी। उनके पास पैसा नहीं था लेकिन वो पूरे वर्ल्ड में खुद को एक्सपेंड करते जा रहे थे। फेक अकाउंट दिखा करके उन्होंने अपना प्रॉफिट दिखा रहे थे वो अपनी कंपनी का, लेकिन उनके पास में पैसा नहीं था और लास्ट में उन्होंने क्राइसिस में वो गिरफ्तार हो गए और उन्होंने खुद को मतलब बैंकरप्ट घोषित कर दिया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये कंपनी अपनी मोनोपोली तो क्रिएट कर ले लेकिन बाद में वो सस्टेन ही ना कर पाए। इसीलिए उनका अल्टरनेट होना मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अपनी मोनोपोली ना क्रिएट कर पाए, इसके लिए गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स को काफी अच्छे से काम करना होगा। देखो, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो कुछ ऑप्टिमिज्म की बात की जा रही है कि हमारे यहाँ पर जो इन्फेक्शन रेट है इंडिया में वो काफी नीचे आ रहा है, लेकिन फिर भी पब्लिक एक्टिविटी जो भी है उनको भी क्वेश्चन के साथ ही गाइडेड की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये हम बोलें कि हमारे यहाँ पर जो पॉजिटिव रेट है कोविड-19 की वजह से वो काफी कम होती जा रही है और जो डेथ रेट है वो भी काफी कम हो रही है। हमने तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया है। तो अब हम 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसको बिना यूज किए ही हम हमारी लाइफ को जी सके, तो ऐसा नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपने कुछ गाइडलाइंस जो जारी की हैं कि जो भी रिस्ट्रिक्शन से, जैसे स्विमिंग पूल में सभी लोग अब एक साथ यूज कर सकते हैं, थिएटर्स में 50% तक सीट यूज करने वाली थी अब उसको एक्सपेंड किया जा रहा है। जो लोग हैं
पहले ये था कि आप अगर किसी बंद जगह कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो तो पहले उसमें 50% तक ही लोग आने वाले थे या 200 तक संख्या निर्धारित कर दी गई थी। अब उसको आप बढ़ा सकते हो। ये स्टेट टू स्टेट जो सर्विसेज हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। इसके अलावा फुल फ्लेज्ड इंटरसिटी रेल सर्विसेज, इसके ऊपर भी जल्द ही डिसीजन लिया जाएगा। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि कोविड-19 के लिए जो भी गाइडलाइंस हैं उसका मतलब ये नहीं है कि कोविड-19 खत्म हो गया है। अभी भी पेंडेमिक है, क्योंकि ब्राजील में, साउथ अफ्रीका में और यूके में जो नया वेरिएंट मिल रहा है, जो नया म्यूटेशन के थ्रू जो नया वेरिएंट मिला है कोविड-19 का, तो उससे हमें डरने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह ही अगर हम सही ढंग से गाइडलाइंस को यूज नहीं करेंगे तो पहले की तरह ही फैल जाएगा और दोबारा परेशानियां क्रिएट होंगी। वैसे हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च हो गया है, लेकिन बहुत ज्यादा हेजिटेंसी बनी हुई है लोगों में। क्यों? क्योंकि मेन कारण ये है कि जिन भी वैक्सीन को हमारे यहाँ पर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है, उन वैक्सीन के जो प्रॉपर डाटा है वो सामने नहीं आए हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए एक चीज और बोली गई है कि जो भी वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं उनके प्रॉपर डाटा गवर्नमेंट के जो लोग हैं, पब्लिक है, उनके सामने आने चाहिए, ताकि जो लोगों में हेजिटेंसी है वो कम हो सके। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। कई इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल हमने डिस्कस किए जिनका यूज हम कर सकते हैं हमारे मेंस और स्पेशली ऐसे आंसर राइटिंग में। ओके, थैंक यू।